नमस्कार। आज हम नजदीक से जानेंगे चंडीगढ़ को। हमारे पास एक लेख है, चंडीगढ़ आधुनिक भारत का एक आदर्श शहर। उसी के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे और मकसद है कि शहर की जो अनोखी कहानी है, इसकी बनावट और आज की पहचान, उसको थोड़ा समझें, उसकी परतें खोलें। सवाल यही है कि आखिर कैसे एक शहर जो आज़ादी के बाद बना, वो न सिर्फ आधुनिक भारत का प्रतीक बना, बल्कि दो राज्यों की राजधानी भी, मतलब ये जो जटिल स्थिति है, वहां तक कैसे पहुंचा। ये कहानी दिलचस्प तो है। चलिए देखते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं इसके बनने से। विभाजन हुआ, लाहौर पाकिस्तान चला गया और भारतीय पंजाब को एक नई राजधानी चाहिए थी। कहते हैं प्रधानमंत्री नेहरू का एक सपना था, एक ऐसा शहर जो मतलब अतीत की परछाइयों से मुक्त हो, नए भारत की सोच को दिखाए। हाँ बिल्कुल। और इसी सपने को साकार करने के लिए दुनिया भर में मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजिए, उनको बुलाया गया। हाँ 1950s के दशक में काम शुरू हुआ। ये शहर शुरू से ही नए स्वतंत्र भारत की कल्पना का हिस्सा था। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब 1966 में वो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। पंजाब का फिर से बंटवारा हुआ, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। और इसी समय चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अच्छा। और इसे पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी घोषित कर दिया गया। ये व्यवस्था, मतलब इसका जो स्टेटस है, वो आज भी कायम है। हालांकि इस पर आप जानती हैं राजनीतिक बहस चलती रहती है कि इसे किस राज्य का पूर्ण हिस्सा होना चाहिए या केंद्र शासित प्रदेश ही रहना चाहिए। पर हम यहाँ सिर्फ तथ्यों को सामने रख रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो साझा राजधानी वाली स्थिति है, इसका रोजमर्रा के प्रशासन पर या शहर के विकास पर कुछ असर पड़ता है? मतलब कोई दिक्कतें आती हैं इससे? चुनौतियां तो पेश करती है, जैसे संसाधनों का बंटवारा है, नियुक्तियां हैं या फिर विकास योजनाएं, उन पर दोनों राज्यों के हितों का टकराव कभी कभी दिखता है। और ये शहर की अपनी स्वायत्ता को भी कह सकते हैं थोड़ा सीमित करता है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ केंद्र शासित होने से इसे सीधे केंद्र से मदद भी मिलती है, ये भी एक पहलू है। समझ गया। अच्छा, अब जरा शहर की बनावट पर आते हैं। इसकी प्लानिंग तो मतलब कमाल की मानी जाती है। क्या खास था इसमें? इसे वो ग्रिड पैटर्न पर सेक्टर्स में बांटा गया है, सुना है? हर सेक्टर अपने आप में एक छोटी इकाई जैसा है, जिसमें रहने की जगह, बाजार, बिल्कुल एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह। हाँ, रहने की जगह, मार्केट, स्कूल, पार्क, सब कुछ। हाँ, जैसे सेक्टर 17 को वो सिटी सेंटर या कमर्शियल हब बनाया गया, और सेक्टर 22 जैसे कई रिहायशी, चौड़ी सड़कें, खुले हरे भरे इलाके, ये सब इसकी पहचान बन गए। हाँ, ली कॉर्बुजिए की सोच थी मानव शरीर की तरह शहर को डिजाइन करना। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जैसे सिर हो गया, सिटी सेंटर दिल, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया, यूनिवर्सिटीज, वो सब अंगों की तरह। अच्छा। ये वाकई उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी सोच थी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को तो अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। हाँ, सुना है। और रॉक गार्डन या सुखना लेक जैसी जगहें, वो तो शहर को एक अलग ही पहचान देती हैं। और इसे भारत के सबसे साफ शहरों में भी गिना जाता है। ये भी शायद प्लानिंग का ही नतीजा है। हाँ, काफी हद तक। और यहाँ की आबादी भी आप देखें तो काफी मिली जुली है। पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली तो है ही, साथ ही देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर बसे, खासकर वो सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अवसरों के चलते। साक्षरता दर बहुत अच्छी है, करीब 86%। और भाषाएं हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, ये सब आम है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये मिली जुली आबादी सीधे तौर पर शहर की प्लानिंग और यहाँ जो अवसर बने उसी का नतीजा है, जिसने अलग अलग जगह से लोगों को खींचा? बिल्कुल, एक प्लान्ड शहर होना और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होना, इसने शुरू से ही मतलब शिक्षित और नौकरी पेशा वर्ग को आकर्षित किया। संस्कृति भी इसी का आईना है। पंजाबी रंगत तो है ही, पर साथ में पूरे उत्तर भारत की मिली जुली झलक है। हाँ। बैसाखी, दिवाली, तीज जैसे त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाँ। और खाने पीने में छोले भटूरे से लेकर बटर चिकन और लस्सी तक सब कुछ पॉपुलर है। सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी और PGMIR, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये बड़े नामी संस्थान है। ये शहर को शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। बिल्कुल। और आज के दौर में आर्थिक रूप से ये शहर कहाँ खड़ा है? मतलब इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था? मुख्य तौर पर सर्विस सेक्टर पर आधारित है। सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षा है, IT, रियल एस्टेट, पर्यटन, ये सब खास हैं।
और पास के शहर मोहाली और पंचकुला के साथ मिलकर ये एक ट्राई सिटी रीजन बनाता है ना? सही कहा, बिल्कुल। जो आईटी हब के तौर पर भी तेजी से उभर रहा है। सही कहा। शहर की ताकत तो है इसकी प्लानिंग, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जीवन की गुणवत्ता है वो। लेकिन चुनौतियां भी हैं, कम नहीं है। जैसे एक तो वही क्षेत्रीय और प्रशासनिक विवाद जो हमने पहले बात की। दूसरा, रियल एस्टेट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और तीसरा, शहर फैल रहा है, अर्बन स्प्रॉल जिसे कहते हैं। इससे उसकी जो मूल पहचान थी, हरियाली और खुलेपन वाली, उसे बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। ये अक्सर होता है जो शहर पहले से प्लान किए गए होते हैं कि वो आज की ज़रूरतों जैसे मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट वगैरह के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। हाँ, ये तो चुनौती है। तो भविष्य के लिए क्या संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काफ़ी काम हो रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है और पर्यटन में भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो मतलब ये हुआ कि ये शहर लगातार अपनी जो अतीत की विरासत है और भविष्य की ज़रूरतें, उनके बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो संक्षिप्त में कहें तो चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक विचार का प्रतीक है आधुनिक भारत के। बिल्कुल, ये नेहरू के आधुनिक भारत के सपने का एक साकार रूप है। एक योजनाबद्ध शहर जो अपनी अनूठी प्रशासनिक स्थिति और विकास की जो लगातार चुनौतियां हैं, उनका सामना कर रहा है। ये फंक्शनैलिटी और सुंदरता का एक दिलचस्प मिश्रण है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है कि दशकों पहले डिजाइन किया गया ये शहर अपनी इस विशेष राजनीतिक स्थिति और बढ़ती शहरी जरूरतों के बीच भविष्य में भारत के टिकाऊ शहरी जीवन के लिए एक प्रासंगिक मॉडल कैसे बना रह सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है।